हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज शूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और इस वीडियो में हम समझेंगे अनकवर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एमआईएस, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इन कॉन्सेप्ट में आपके बहुत ज़्यादा डाउट भी रहते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका प्रोसेस मैनेजमेंट का। भाई, इस कॉन्सेप्ट के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं कि भैया प्रोसेस मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है। भाई, आप इसके बस वर्ड से समझो। प्रोसेस मैनेजमेंट वर्ड क्या बोलता है इसका? भाई, प्रोसेस एंड मैनेजमेंट, इट मीन्स प्रोसेस को मैनेज करना, एज सिंपल एज दैट। भाई, जो किसी भी कंपनी में जो कंपनी आपकी रिपीटेटिव डे टू डेज एक्टिविटी कर रही है, जो बार बार रिपीट हो रही है, उसको अच्छे से मैनेज करना इज कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया। अब इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। भाई, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? भाई, प्रोसेस मैनेजमेंट आपकी क्या है? एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन किसकी? एप्लीकेशन मतलब कि आप यहाँ पे इनपुट देख सकते हो। ये एक एप्लीकेशन है किसकी? नॉलेज की। एम्प्लॉयज़ की नॉलेज, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स, एम्प्लॉय कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है भाई, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, तो मेरी नॉलेज, मेरी स्किल, मैं कौन सी टूल यूज़ कर रहा हूँ, मैं कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, मैं कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ यूज़ क्यों करूँगा? जिससे कि हमारा प्रोडक्शन इम्प्रूव हो सके, मैं अपने सुपीरियर को रिपोर्ट अच्छे तरीके से कर सकूं कि हाँ भाई, हमने इतना प्रोडक्शन किया है, हमारी गड़बड़ी यहाँ पे आ रही है, या फिर जो हमारी प्रोडक्शन है, जो हमारी डेविएशन है, उसको मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकूं, मैं अपनी परफॉर्मेंस को, मैं कंपनी के परफॉर्मेंस को यहाँ पे मेजर कर सकूं। बात समझ में आ रही है? एक्चुअली में यही आपका प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। भैया, क्या बताया आपने, मुझको समझ में नहीं आया। भाई, जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो आपकी एप्लीकेशन है नॉलेज का, स्किल का, टूल का, टेक्निक का, सिस्टम का। ये एप्लीकेशन तो इन सब का है, लेकिन ये डिफाइन क्या करता है, हम इन सबको यूज़ क्यों करते हैं? भाई, क्योंकि ये डिफाइन करता है, विजुलाइज, ये आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है, ये कंट्रोल करता है, ये रिपोर्ट करता है और ये इम्प्रूव करता है प्रोडक्शन को। इट मीन्स ये इम्प्रूव करता है प्रोसेस को। ठीक है, अब भाई, जो हमारा प्रोसेस होगा वो किससे रिलेटेड होगा? वो हमारा गोल से रिलेटेड होगा। ठीक है, एट द एंड हमको प्रोसेस को अच्छी तरह मैनेज इसलिए करना है क्योंकि हम जो भी हमारे कस्टमर हैं, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम मीट कर सकें, उसको हम उनको पूरा कर सकें, उनकी डिमांड हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रोसेस मैनेजमेंट इज लाइक जो डे टू डेज एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको अच्छी तरह मैनेज करना इज कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। अभी हम वो मैनेज क्यों करते हैं? भाई, जिससे कि हम अपने कस्टमर की नीड को पूरा कर सकें। आई होप आपको ये सिंपल समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आगे समझ लेते हैं। भाई, जब आपका प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, अगर मैं वो सब चीज़ करूँगा, मैं टेक्निक यूज़ करूँगा, मैं आपके टूल, अपनी स्किल, अपनी नॉलेज में यूज़ करूँगा, तो उससे क्या होगा? भाई, इससे एक इंश्योरिटी रहेगी। किस चीज़ की? भाई, जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, जो भी मैं मशीन यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशिएंट वे में कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं अपनी सारी मशीन, सारी टेक्निक इफ़िशिएंट एंड इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करूँगा, देन जो मेरा बिजनेस प्रोसेस होगा वो मेरा टाइमली अपना काम कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये प्रोसेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट आपका क्या है, क्या हेल्प करता है? भाई, जो आपका बिजनेस प्रोसेस और जो आपका स्ट्रेटेजिक गोल है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। कैसे? भैया, आपने अपना गोल बना लिया, ठीक है, हमको भी 100 यूनिट हमको प्रोड्यूस करनी है, ये आपका गोल हो गया। लेकिन ये डे टू डेज एक्टिविटी में कैसे यूज़ होगा? ये आपका एक स्ट्रेटेजिक गोल हो गया। क्या हो गया? ये आपका स्ट्रेटेजिक गोल हो गया। लेकिन आप इसको एक्चुअली में कैसे पूरा करोगे, वो कौन इंश्योरिटी करता है? वो हेल्प करता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट हेल्प करता है आपकी एक्टिविटी को, आपके गोल को अचीव करने में। ठीक है, अभी अगर डाउट रह गया, छोटा सा चीज़ बताता हूँ। आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नाम सुना है? हाँ जी भैया, सुना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका एक सिंगल प्रोजेक्ट, एक सिंगल लाइन में वो डील करता है, राइट? किसी कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आ गया, वो बस उसी लाइन में डील करेगा। बट प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
प्रोसेस मैनेजमेंट आपका फोकस करता है रिपीटेटिव प्रोसेस पर, जो कि आपकी रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको प्रोसेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वो वीडियो आज ही आ जाएगी, सो प्लीज़ कमेंट जल्द से जल्दी कर दें। ठीक है, और अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक करें प्लीज़, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट चीज़ जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है वो है आपका MIS ए टूल ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। इसमें काफ़ी बच्चों ने मुझे क्या बोला कि भैया इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे, क्या इसमें हमको मैनेजमेंट प्रोसेस लिखना है जो कि आपका प्रोसेस है मैनेजमेंट का। मैंने बोला नहीं, इसमें हमको क्या लिखना है, जब भी आपके पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, MIS ए टूल ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस, MIS ए टूल ऑफ प्लानिंग, MIS ए टूल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको MIS और मैनेजमेंट प्रोसेस या फिर प्लानिंग या फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उन दोनों को रिलेट कर देना है। मैनेजमेंट प्रोसेस और MIS और जो भी यहाँ पे वर्डिंग लिखी होगी उसको यहाँ पर रिलेट कर देना है। हमको इसमें ये शो करना है कि MIS एक्चुअली में हेल्प कैसे करता है मैनेजमेंट प्रोसेस को, या फिर कोई सा भी यहाँ पे प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कुछ और भी आ जाए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इसमें ये लिखना है कि MIS मैनेजमेंट प्रोसेस का टूल है क्या, अभी हम वो समझते हैं। भाई आप सभी को पता है कि मैनेजमेंट को, जो भी आपका प्रोसेस है, प्रोसेस को एक्चुअली में करने के लिए आपको बहुत सारा डाटा की एंड इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बोलो है ना? हाँ जी भैया होती है। क्यों होती है भाई? अगर हमें सेल करनी है, डेली बेसिस पर सेल होती है, राइट, उसके लिए हमको डाटा, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना कि हमको एक्चुअली में सेल कौन से एरिया पर करनी है, राइट। सो वो इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराता है? वो इन्फॉर्मेशन आपका MIS प्रोवाइड कराता है। ठीक है, MIS मैनेजमेंट प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। एंड जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? द डिसीजन और एक्शन आर प्रॉम्प्ट ड्यू टू द फीडबैक। अब भाई मैं आपका मैनेजर हूँ, लेकिन जो मेरे डिसीजन है, जो मेरे एक्शन है, वो किसके ऊपर बेस हैं, बस आप मुझे ये बता दो। भैया आपने बताया था कि MIS में हम पहले इसके डाटा को हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं, राइट। सो भाई हम डिसीजन और जो भी हमारे एक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो आपकी MIS के ऊपर डिपेंड है। और जो हमारे आने वाले डिसीजन है, जो हमारे फ्यूचर के, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक डिसीजन ले दिया, बट मुझे अपने डिसीजन को ऑल्टर करना है, वो मैं कैसे करूँगा? वो मैं करूँगा फीडबैक के जरिए। ठीक है, फीडबैक कौन देता है? गिवन बाय कंट्रोल सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड इन द MIS। मतलब कि कंट्रोल सिस्टम जो कि एक MIS का पार्ट है, उसके थ्रू हमको फीडबैक मिलता है, एंड फीडबैक के अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन, अपने एक्शन फ्यूचर के लिए लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं भाई, द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इम्प्रूव। भाई एक बात बताओ कि किसी भी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस एक्चुअल में इम्प्रूव कैसे होती है? भाई अगर हमको आगे का रिस्क पता है, अगर हमको आगे की अनसर्टेनिटी पता है, ठीक है, तो हम इजीली अपनी परफॉर्मेंस अच्छी इम्प्रूव कर पाएंगे। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का। ठीक है, यहाँ पे दो कंपनी है और ये एग्जांपल आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ये बहुत मेरे पास में जो आए थे कि भैया आप एग्जांपल बता दो, एग्जांपल आप बताते नहीं हो, तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। भाई दो यहाँ पे आपकी कंपनी है, कंपनी A एंड कंपनी B। ठीक है भाई, दोनों कंपनी आपकी ऑटोमोबाइल पर काम करती है। किस पे? ऑटोमोबाइल पर दोनों कंपनी काम करती है। दोनों की परफॉर्मेंस प्रेजेंट में टॉप लेवल की है, दोनों MNCs हैं। ठीक है, लेकिन जो कंपनी A है, इसके पास फुल इंफॉर्मेशन है कि आगे क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। ठीक है, बट कंपनी B के पास इतना कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके पास इतना डाटा नहीं है। ठीक है, तो कंपनी A ने क्या किया? कंपनी A ने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, जो कि रिस्क था, अपने रिस्क को कम करने के लिए उसने अपने रिस्क को इफेक्टिवली हैंडल किया। अपने रिस्क को कम करने के लिए उसने कुछ चेंजेस लाए फ्यूचर में, जिससे उसकी परफॉर्मेंस मार्केट में इम्प्रूव होती चली गई।
आई होप आप समझ गए होंगे। कंपनी ए के पास इंफॉर्मेशन है कि आगे आपके कैसी कार का ट्रेंड बन सकता है, बट कंपनी बी के पास नहीं है। सो इन फ्यूचर कंपनी ए विल सर्वाइव but company B will not able to survive. Why? Because company A has a data but company B doesn't have a data. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भाई जो भी रिस्क है, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन, फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटी कौन हेल्प करता है कम करने में? MIS हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, द मैनेजर बिकम मोर एफिशिएंट इफ ही वेल इन्फॉर्म्ड। एक चीज़ बताओ, अगर मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन नहीं है फ्यूचर के लिए तो वो क्या अच्छी तरह काम कर पाएगा? बोलो हाँ या ना? नहीं भैया, नहीं कर पाएगा। सो मैनेजमेंट को अप टू डेट रहना पड़ता है। वो कौन करता है अपडेट? मैनेजर को कौन बार बार अपडेट देता है? वो देता है आपका MIS। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ई व्हीकल का, आप यहाँ पे भी एग्जांपल सेम लिख सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी कैसे होती है? जब हमको फ्यूचर के लिए इन्फॉर्मेशन होती है। फ्यूचर के लिए इन्फॉर्मेशन कौन दिलाता है? फ्यूचर के लिए इन्फॉर्मेशन आपका MIS दिलाता है। आई होप आपको अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या लिखना है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका सिस्टम डिज़ाइन का। सिस्टम डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सबसे पहले इसकी वर्डिंग से ही समझ लो। सिस्टम, इट मीन्स जिस सिस्टम पर हम काम करेंगे। डिज़ाइन, भाई उसको डिज़ाइन करना, उसको आर्किटेक्ट करना। फॉर एन एग्जांपल, मैं कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहता हूँ। आप सभी को पता है कि भाई एक्चुअल में MIS का एग्जांपल क्या है? बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं MIS के। MIS एक अपना खुद ही एग्जांपल है, ठीक है। लाइक CRM MIS का एग्जांपल हो सकता है, TPS उसका एग्जांपल हो सकता है, बट MIS इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करने का मतलब क्या होता है? किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करने का मतलब होता है उसको आर्किटेक्ट करना। हमने उसको एक पेपर पर 3D ड्राइंग में, ऑटोकैड में हमने उसको एक्चुअल में आर्किटेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? हमने उसका डिज़ाइन कर दिया, जिसके बिहाफ पर जो डेवलपर है वो अपना सिस्टम एक्चुअल में डेवलप कर पाए, ठीक है। भाई बेसिकली जो आपका सिस्टम डिज़ाइन है, सिस्टम को डिज़ाइन करना इज़ लाइक द बेस। किसके लिए? सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, सिस्टम डेवलपर के लिए। जो सिस्टम को डेवलप करता है वो कैसे करेगा? वो करेगा आपका सिस्टम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अब इसका सिस्टम डिज़ाइन भूल जाओ। अगर आप कोई घर बनवाने जा रहे हैं तो उसका जो आपका डिज़ाइन दिखाता है आर्किटेक्चर, वो पहले डिज़ाइन दिखाएगा या फिर पहले डेवलप करेगा? भैया वो पहले डिज़ाइन दिखाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ जी भैया आप सही है। तो डिज़ाइन आपका बेस है, जिससे जो आपका डेवलपर है वो एक्चुअली डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अपना सिस्टम डेवलप कर सके, ठीक है। अब इसका हम मीनिंग पढ़ लेते हैं बुक्स के, उसमें है क्या, ठीक है। तो भाई डिज़ाइन क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग, ये बात सबको पता है कि भाई जो डिज़ाइन करना है वो एक्चुअली में डिज़ाइन करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और वो बहुत चैलेंजिंग भी होता है। इट्स अ डिफरेंट पार्ट। भाई सिस्टम डिज़ाइन क्या डिस्क्राइब करता है? सिस्टम डिज़ाइन डिस्क्राइब द फाइनल सिस्टम। बोलो है ना? हाँ जी भैया। भाई आगे कैसा सिस्टम होने वाला है वो कौन डिसाइड करता है? वो सिस्टम डिज़ाइनर डिसाइड करता है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ जी भैया। सो सिस्टम डिज़ाइन क्या और कुछ डिस्क्राइब करता है? हाँ जी भैया करता है। सिस्टम डिज़ाइन एक प्रोसेस है बाय विच इट इज़ डेवलप्ड, जो मैंने आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन डिस्क्राइब स्पेसिफिकेशंस ऑफ द सिस्टम। भाई सिस्टम डिज़ाइन में ये भी तो बताएगा कि सिस्टम में एक्चुअली में क्या क्या नीड है। अभी आप घर बनवाने जाओगे, आप घर को एक बस रूम में करोगे या फिर उसके लिए किचन, बाथरूम, वॉश बेसिन सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा ना वहाँ पे। अगर आप कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने जाओगे वो आपको पूरी स्पेसिफिकेशंस दिखाएगा कि हाँ भाई आपको यहाँ पे बेड आएगा, यहाँ पे आपको ये वाली लाइट लगेगी। बात समझ में आ रही है? तो सिस्टम डिज़ाइन के लिए भी आपकी जो सिस्टम डिज़ाइन है वो डिस्क्राइब करता है स्पेसिफिकेशंस ऑफ सिस्टम। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन डिस्क्राइब करता है डिटेल अबाउट द कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। इट्स फाइन। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मीनिंग तो हमने समझ लिया। भाई इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, आप डेफिनेशन गूगल कर सकते हैं, मीनिंग उसका यही निकलेगा। इसकी डेफिनेशन और मीनिंग है सिस्टम डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ डिज़ाइन एक्टिविटीज़
that produce system specification satisfy the functional requirement developed in the system analysis stage। ठीक है भाई, सिस्टम डिज़ाइन कंसिस्ट क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है डिज़ाइन एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या करता है, डिज़ाइन एक्टिविटी कंसिस्ट करता है, मतलब कि इसमें एक्चुअल में क्या क्या एक्टिविटी होनी है वो हमको सिस्टम डिज़ाइन में पता लग जाता है। डैट प्रोड्यूस सिस्टम स्पेसिफिकेशंस सेटिस्फाई द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो भी हमने सिस्टम एनालिसिस किया था, अगर आपको याद होगा मैंने यहाँ पे आपको सिस्टम एनालिसिस दो तरीके से बताया था, प्री सिस्टम एनालिसिस एंड पोस्ट सिस्टम एनालिसिस। यहाँ पे आपके प्री सिस्टम एनालिसिस की बात हो रही है। हमने एक्चुअली में डिसाइड कर लिया, हमने एनालाइज कर लिया कि हमको क्या क्या चाहिए। अभी जो आपका सिस्टम डिज़ाइन है वो हेल्प करता है उन्हीं सब एनालिसिस को डेवलप करने में। उन्हीं सब एनालिसिस, फॉर एन एग्जांपल हमने एनालिसिस किया और हमको पता चला कि हमको 3 चीज़ उसमें डेवलप करनी है, ABC। ठीक है, तो सिस्टम डिज़ाइन क्या करेगा, उन तीनों चीज़ को डेवलप करने के लिए रिक्वायरमेंट बताएगा कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन एक बेस बनाता है सिस्टम डेवलपर के लिए, एंड ये वो एक्टिविटी है जो हमने प्री सिस्टम एनालिसिस में, ये वो एक्टिविटी है जो हमने प्री सिस्टम एनालिसिस में एनालाइज किया था, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन। भाई ये भी आपके सिमिलर है सिस्टम डिज़ाइन से। कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन, कंप्यूटर सिस्टम को डिज़ाइन करना इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन। साफ सीधी बात में बता रहा हूँ। अब इसका डेफिनेशन क्या है भाई, CSD इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग सिस्टम टू सेटिस्फाई स्पेसिफिकेशंस रिक्वायरमेंट टू द यूजर। बात समझ में आ रही है भाई। सिस्टम डिज़ाइन हम कब करते हैं, हम सिस्टम डिज़ाइन कब करते हैं जब हमको पता होता है कि एक्चुअली में एंड यूज़र को क्या क्या चाहिए। ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन क्या इंश्योर करता है कि भाई हमको पता है कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए, बट वो चीज़ हमको कहाँ कहाँ फिट करनी है वो हम कैसे पता लगाएंगे, वो हम सिस्टम डिज़ाइन के ज़रिए पता लगाएंगे। छोटा सा एग्जांपल, आपके हाथ में फ़ोन होगा, लैपटॉप होगा, उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ रिक्वायरमेंट होती हैं, डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा। मैं यहाँ पे 3 चीज़ ले रहा हूँ भाई। अगर वो कैमरा पूरा ही आपके स्क्रीन के सेंटर में लगा दे, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है, तो क्या वो हेल्प करेगा? नहीं भैया, नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या समझाया था, सिस्टम एनालिसिस हमने कर लिया कि हमको कैमरा चाहिए, ये सब चाहिए, बट वो कहाँ कहाँ लगना है, वो रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है? वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है सिस्टम डिज़ाइनर। कैसे? सिस्टम डिज़ाइन के ज़रिए। CSD भी सेम है भाई, आपका प्रोसेस है किसका, जो डेवलप करता है, जो आपको डिफाइन करता है सिस्टम को, और वो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपके एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, सेटिस्फाई कर सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं इसका। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉड्यूल, इंटरफेस एंड डाटा फॉर अ सिस्टम टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इंटरफेस आपका अच्छा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए भाई? जो कैमरा है वो कैमरे की जगह पर है, वो आपके स्क्रीन के सेंटर में ना आ जाए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आते हैं भाई, इसके लिए क्या क्या इसके लिए स्टेप्स होते हैं डिज़ाइनिंग करने के लिए। डिज़ाइनिंग करने के लिए स्टेप सिंपल होता है, मैं आपको बता चुका हूँ भैया, आपने नहीं बताया, बट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में इसको एक्चुअली में बता दिया कि क्या क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहला आर्किटेक्ट डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, अगर हमारे लिए आपको पता है कि हमारे एरिया में जो भी हमने एरिया परचेज़ किया है उसमें हमको एक घर बनवाना है, उस घर में हमको वॉशरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन सब कुछ चाहिए। वो आपका पहले एक अलग अलग से डिज़ाइन करेगा, फिर उन सब चीज़ को एक लॉजिकल ऑर्डर में ला देगा। फ़ोन का एग्जांपल सिंपल है, इसमें इजी पड़ेगा, आप उसको यहाँ पे पेपर में लिख सकते हैं, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी। भाई आर्किटेक्चर को पता है कि आपको कैमरा चाहिए, बैटरी चाहिए, क्या कहते हैं, ऑन ऑफ बटन चाहिए और XYZ चाहिए। सबसे पहले वो क्या करेगा, वो कैमरा को डिज़ाइन करेगा, देन वो डिस्प्ले को डिज़ाइन करेगा, देन वो इसकी बॉडी को डिज़ाइन करेगा, देन इसके वो बटन को डिज़ाइन करेगा।
ये कौन सी स्टेज होगी? ये होगी आपकी आर्किटेक्चर डिज़ाइन स्टेज। उसके बाद लॉजिकल ऑर्डर। देन जो ये चारों चीज़ें हैं, उन चारों को वो लॉजिकल डिज़ाइन में, लॉजिकल ऑर्डर में उसको फिट कर देगा। उसके बाद वो एक्चुअली में उनको डिज़ाइन कर देगा, जो कि आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट का डिज़ाइन होगा। आई होप आपको सिस्टम डिज़ाइन और कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका 7.5 या फिर 3 नंबर में आ सकता है, 100 पर नंबर में नहीं आएगा। और मैंने आपको इतना कंटेंट दे दिया है समझा के, आई होप आप वहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है कि टूल ऑफ प्लानिंग क्या होता है। एक्चुअल में टूल ऑफ प्लानिंग ना बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपके लिए ईजी पड़ेंगे मैं आपको वो वाले समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपका पेस्ट प्लानिंग, पेस्ट एनालिसिस, देन आपका सॉर्ट एनालिसिस, देन आपका ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि पेस्ट एनालिसिस होता क्या है। पेस्ट एनालिसिस बेसिकली आपका एक्सटर्नल फैक्टर पर काम करता है। एक्सटर्नल फैक्टर लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। पेस्ट एनालिसिस आपका एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को, एक्सटर्नल फैक्टर को जो आपकी कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको ये एनालिसिस करता है। क्यों करता है? जितने भी आपके फ्यूचर में रिस्क आ सकते हैं उसको कम करने के लिए बेसिकली सारी प्लानिंग के टूल एनालाइज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया आपका एक्सटर्नल फैक्टर पर काम करता है, आपके एक्सटर्नल एक्टिविटी को, एक्सटर्नल फैक्टर को ये एनालाइज करता है। दैट कुड इम्पैक्ट दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, जो आपकी कंपनी के प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उन सबको ये एनालाइज करता है। ठीक है, बेसिकली आपका मैक्रो इवेंट पर काम करता है, या आपका शॉर्ट या आपका माइक्रो लेवल पर काम नहीं करता, या आपका मैक्रो लेवल पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेस्ट एनालिसिस इज कॉमनली यूज्ड इन कंजक्शन विद सॉर्ट एनालिसिस। इसका मतलब क्या है कि पेस्ट एनालिसिस आपका बेसिकली सॉर्ट एनालिसिस के साथ साथ चलता है। भाई सॉर्ट एनालिसिस सबको पता है होता क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड आपका अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपके इंटरनल फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल आपका अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स होते हैं। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक जर्नल चीज़ बता रहा हूँ कि सबसे पहले कंपनी आपकी सॉर्ट एनालिसिस करती है। सॉर्ट एनालिसिस करने के बाद अगर कंपनी को इंटरनल फैक्टर में कुछ चीज़ लगती है उसको वो एनालाइज करती है और अपने मैनेजर को बताती है। अगर उसको एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ या फिर थ्रेट्स एनालिसिस करने हैं, वो कौन सा टूल यूज़ करती है, वो टूल यूज़ करती है पेस्ट एनालिसिस। ठीक है, तो इसको एक्सटर्नल फैक्टर तो एनालाइज करने हैं, बट वो कैसे करती है, वो पेस्ट एनालिसिस के ज़रिए वो आपको एनालाइज करती है। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता चुका हूँ। एक्सटर्नल फैक्टर हम एनालाइज क्यों करते हैं, जिससे कि हमारा रिस्क कम हो सके, हमारा प्रॉफिट बढ़ सके, और हमको जितने भी अपकमिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं उसको हम पहले से ही पहचान सकें। ठीक है, फर्स्ट टूल था पेस्ट एनालिसिस, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। सॉर्ट एनालिसिस सिंपल है, ये आप कितनी बार पढ़ चुके होंगे तो मैं इसको नहीं समझा रहा यहाँ पे। ठीक है, थर्ड आपका है आपका ग्रोथ शेयर एनालिसिस। भाई ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स आपका बीसीजी कंपनी ने दिया था, दैट इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो उनके अकॉर्डिंग और ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले ये जान लो। इस एनालिसिस के ज़रिए जो भी आपका एनालिस्ट है वो क्या पता लगाता है वो पता लगाता है कि कंपनी में क्या हमको बाय करना है, क्या हमको सेल करना है, क्या हमको रिटेन करना है, और क्या हमको अपने फ्यूचर के लिए सोचकर रखना है। भाई आपने क्या बोला मुझे घंटा समझ नहीं आया, अभी समझाते हैं। भाई आपकी कंपनी में 5 प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी एंड प्रोडक्ट ई। ठीक है, ये इसे सब छोड़ो, आप समझ जाना कि भाई 5 प्रोडक्ट थे। तो ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स क्या करता है, वो उन 5 प्रोडक्ट को एनालाइज करता है, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, उनके मार्केट शेयर को एनालाइज करता है। अगर कंपनी ने जाना कि भाई 5 में से 4 आपकी अच्छी तरह काम कर रही हैं, बट एक आपका अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहा, वो मार्केट को रिटेन नहीं कर पा रहा, तो कंपनी क्या डिसीजन लेती है, कंपनी उसको सेल करने का डिसीजन ले देती है। सेल करना, बंद करना, उसकी सब एक चीज़ होती है। ठीक है, वो वहाँ पे वो डिसीजन ले देती है। उसके बाद अगर हमको पता चल रहा है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट बी है ना,
वो आपका कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, बट हम कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो जो प्रोडक्ट बी है उस पर कंपनी क्या करेगी, उस पर कंपनी और इन्वेस्ट कर देगी, जिससे कि हम लोगों की डिमांड को पूरा कर सकें और अपना प्रॉफिट हम और ज़्यादा कमा सकें। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, भाई जो एक प्रोडक्ट है ना वो आपका आगे तो चल सकता है, मतलब वो आपको एक तरीके से वो मैच्योर अपनी स्टेज पर है, मैच्योरिटी आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा होगा। सो उसमें एक ऐसी स्टेज आती है जो अपना प्रोडक्ट आपका पीक पर पहुंच चुका होता है। बेसिकली सब लोग उस प्रोडक्ट को जानते हैं, मोस्ट ऑफ दी यूज़र ने उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया होता है। तो उसको रिटेन करना है, सेल करना है, या फिर आपको उसको बाय करना है, उसमें और इन्वेस्ट करना है, वो डिसीजन कंपनी लेती है। अब यहाँ पे चौथा सिनेरियो क्या होता है, चौथा सिनेरियो यहाँ पे ये होता है कि भाई कंपनी जो आपका प्रोडक्ट डी है ना उसमें फ्यूचर में, प्रेजेंट में उसका कुछ इतना कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, बट फ्यूचर में उसकी डिमांड आ सकती है, ठीक है। सो उस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में रिटेन करना है और कैसे मार्केट में उसको रिटेन करना है, एंड उसमें हमको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कब इन्वेस्ट करना चाहिए, वो कैसे पता लगता है, वो पता लगता है आपको ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स की वजह से, ठीक है। अब इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं, मैंने आपको वर्बली बता चुका हूँ। भाई ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इज अ टूल यूज्ड इंटरनली बाय मैनेजमेंट टू assesses the current state of value of the firm's unit और प्रोडक्ट लाइन। फर्म्स यूनिट भाई फर्म की एक ही यूनिट हो सकती है, अगर टाटा के पास ऐसे बहुत सारी कंपनीज है तो उसकी कोई से भी एक यूनिट हो सकती है, और उसकी प्रोडक्ट लाइन, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट बहुत सारे हैं तो उसकी एक प्रोडक्ट लाइन हो सकती है, उसको ये एनालाइज करती है और अपना डिसीजन लेती है, जैसे मैंने अभी आपको वर्बली समझाया था। उसके बाद द ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स एड्स द कंपनी in deciding which product or unit to either keep, to either retain or sell or invest more in, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स होता क्या है। बेसिकली यहाँ पे कंपनी यहाँ पे एनालाइज करती है प्लानिंग किस चीज़ की, कि आपको कौन सा प्रोडक्ट रखना है, कौन सा नहीं रखना, कौन सा फ्यूचर में और बढ़ सकता है, कौन सा नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे बेसिकली वही सब काम होते हैं। अब चीज़ आती है कि डेवलपमेंट ऑफ MIS है क्या। जैसे मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट ऑफ MIS होता क्या है, MIS को डेवलप करना इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ MIS। सिंपल चीज़ है भाई, MIS का डेवलपमेंट करना, हमने MIS को हमने एनालाइज कर लिया, हमने उसको डिज़ाइन कर लिया। अब बताइए डेवलप की, हम किसी भी MIS को डेवलप करते कैसे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि MIS एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक छोटा चीज़ नहीं है, इसमें आपके बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं, इसमें आपके बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो जो भी आपका डिज़ाइनर है वो क्या करता है, वो जो भी आपका डेवलपर है वो क्या करता है, वो सबसे पहले एक चीज़ डेवलप करता है, सबको इंडिविजुअल डेवलप करता है, देन उन सबको वो लॉजिकल ऑर्डर में ला देता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ MIS में हम लिखेंगे क्या, तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको ये लिखना है कि एक्चुअल में MIS डेवलप होता कैसे है, MIS में क्या क्या चीज़ डेवलप करनी पड़ती है। जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि इसमें बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं, ठीक है। और ये हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते, ये हम लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप करते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सो वही सब चीज़ आपकी डेवलपमेंट ऑफ MIS में आएगी। इसमें हम इंडिविजुअल चीज़ को डेवलप करते हैं, देन उसको लॉजिकल मैनर में लाते हैं, उसके बाद हम उसको एक बीटा वर्जन निकालते हैं, जिससे जो हम एक टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, ठीक है। MIS आप ये समझो कि सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट ऑफ ऐप या फिर सॉफ्टवेयर आप मान लो, ठीक है। आप हमें बैटल ग्राउंड का अच्छी तरह समझ पाओगे। भाई हमने बैटल ग्राउंड के जितने भी फीचर थे, सबसे पहले हमने उनको इंडिविजुअली क्या किया, डेवलप किया, देन हमने उसको लॉजिकल ऑर्डर में लगा दिया, उसके बाद हमने उसका एक बीटा वर्जन निकाला जो हमने एक लिमिटेड यूज़र को दिया, जो मेरे पास था, ठीक है, जो हमने एक लिमिटेड यूज़र्स को दिया जिससे कि वो इसको टेस्ट कर सकें और हमको फीडबैक दे सकें, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि फीडबैक के अकॉर्डिंग डेवलपर जो है वो उसको मॉडिफाई करता है और इसको फाइनली डेवलप कर देता है और
ऐसे वे में डेवलप करता है कि जो एंड यूज़र है वो इससे अच्छी तरह फ़ायदा उठा सके, जो आपकी कंपनी है वो इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन ले सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम एक चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पे कि आपको एक्चुअल में इस टाइम पर क्या क्या रिवाइज करना चाहिए। जैसे कि आपके पास अभी आज की रात और कल तक 3 बजे का टाइम है, ठीक है, तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या क्या रिवाइज करना है। तो भाई यूनिट 1 और यूनिट 5 डीपली रिवाइज कर लेना, रट लेना। यूनिट 5 और यूनिट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको इनको रटना ही रटना है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान एंड डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ MIS, दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका पेपर में आ चुका है, पिछले 5 साल में 3 बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 आप मेरी वीडियो देख लें, उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने अच्छी तरह मेरी वीडियो देखी है, मैं गारंटी देता हूँ, और आप अच्छी तरह प्रेजेंट करके आते हैं तो 65 से प्लस मार्क्स आपके आने ही आने हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है पेपर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उससे आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, एंड इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको रट के जाने हैं। ठीक है, वो अभी आ जाएगी, इसके बाद ही तुरंत बाद आ जाएगी, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। एंड एट द एंड प्लीज़, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमको 100K पर प्लीज़ पहुंचा दें। बस 900 बचे हैं और हमको 900 जल्द से जल्द करने हैं, तो प्लीज़ हमको 100 माइलस्टोन पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होने का मौका दें। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड एट द एंड कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग।